हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी व्याकरण है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे व्याकरण में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। आपको करुण या फिर हास्य दोनों में से किसी एक रस की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। ठीक है, तो आपको अगर हास्य रस की परिभाषा याद है तो हास्य रस की परिभाषा लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको करुण रस की परिभाषा बताऊंगी। ठीक है, तो करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, परिभाषा समझ में आया। अब हम देख लेते हैं उदाहरण। करुण रस का उदाहरण क्या है? करुण रस का है उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही इजी भी है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें शोक को प्रकट किया गया है, तो इसलिए यह शोक करुण रस है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस व्याकरण से रिलेटेड आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी होगी। ठीक है, अगर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा याद है तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ बताऊंगी। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय यानी कि प्रस्तुत और उपमान मतलब अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये हो गया रूपक अलंकार की परिभाषा। और अब देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ये है रूपक अलंकार की उदाहरण। ठीक है, ये है रूपक अलंकार का उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में वो रहेगा, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी रहेगी, या फिर आप रोला का लिखिएगा या तो सोरठा का लिखिएगा। दोनों में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको रोला छंद की परिभाषा बता देती हूँ उदाहरण के साथ। ठीक है, तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। रोला छंद यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया रोला छंद का। अब देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, तो ये हो गया रोला छंद का उदाहरण।
इसको ये जो है ना, ये मात्राओं को प्रदर्शित करता है, इसको करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे नंबर कटता है, तो इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ये ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको 5 उपसर्ग दिए गए, इनमें से किन्हीं 3 यानी कि किसी भी 3 का उपयोग करके आपको एक एक शब्द बनाना है। तो दोस्तों आपको उपसर्ग पता होगा, जैसे पहला ही हम देख सकते हैं अनु का हो गया है अनुमान, यानी कि उपसर्ग कोई भी उपसर्ग हो वो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे अनु का हुआ है अनुमान, यानी कि अनु किसी भी शब्द के आगे जुड़ेगा तब हो जाएगा हमारा उपसर्ग का एक शब्द। ठीक है, तो अनु का हो गया अनुमान, सह का हो गया सहयोग, अप का अपमान, परि का परिवार, अभि का अभिमान। सारे में आप देख सकते हैं कि जितने भी ये सारे उपसर्ग हैं वो शब्द के आगे जुड़े हैं, यानी कि इससे आप समझ जाइए कि उपसर्ग कभी भी बनाने के लिए कहे तो हम किसी भी शब्द के आगे उसे जोड़ करके हम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको 5 दिया, इनमें से किन्हीं 3 का करना है। मैंने सारा बता दिया, आपको जो इजी लगे वही कीजिएगा। अनु का हो गया अनुमान, सह का सहयोग, अप का अपमान, परि का परिवार, अभि का अभिमान। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और उसी को जोड़ करके हमें शब्द बनाना रहता है। तो ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 दिया गया है, इनमें से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और उस समास का नाम भी लिखना है कि ये किस समास का है। तो यहाँ पे मैंने चारों का कर दिया है, आप चारों देख लीजिए। पहला है आचार विचार, तो इसका समास विग्रह होगा आचार और विचार, और ये किस समास का है, तो ये है द्वंद्व समास का। ठीक है, दूसरा है नवग्रह, तो इसका समास विग्रह होगा नवग्रहों का समाहार, और ये किस समास का है, तो ये है द्विगु समास का। तीसरा है अष्टग्रह, तो इसका समास विग्रह है 8 ग्रहों का समाहार। ठीक है, 8 ग्रहों का समाहार, और ये किस समास का है, तो ये भी है द्विगु समास का। और चौथा है प्यारा प्यारा, तो प्यारा प्यारा का समास विग्रह होगा प्यारा और प्यारा, और इस किस समास का है, तो ये भी है द्वंद्व समास का, ये है द्वंद्व समास का। तो 5वां क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सबको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे 5 दिए गए हैं, 5 प्रत्यय, और किन्हीं 2 का प्रयोग करके आपको एक एक शब्द बनाना है। तो जो उपसर्ग थे वो शब्द के आगे जुड़ते थे, और ये जो प्रत्यय हैं ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे पहला ही आप देख लीजिए, पन है मतलब बचपन, यानी कि जो ये पन प्रत्यय है वो शब्द के लास्ट में जुड़ा है। तो आप किसी भी शब्द का ऐसे ही प्रयोग करके बना सकते हैं। पन का है बचपन, सेकंड है ता, तो ता मानवता, लास्ट में जुड़ा है मानवता। वा मतलब दिखावा, तो वा भी लास्ट में जुड़ा है। वट यानी लिखावट, वट भी लास्ट में जुड़ा है। त्व यानी महत्व, ये भी लास्ट में जुड़ा है। यानी कि प्रत्यय जब भी बोले तो आप उस प्रत्यय को किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ करके और कोई भी शब्द बना सकते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी शब्द बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो आई होप 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। यहाँ पे 4 दिया गया है, इनमें से किन्हीं 2 का तत्सम रूप लिखना है। पहला है निर्गुण, दूसरा है मीत,
तीसरा है आंसू, चौथा है उच्चारण। इनमें से किन्हीं दो का तत्सम रूप लिखना है। मैं चारों बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप करिएगा। निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण, मीत का है मित्र, आंसू का अश्रु, उच्चारण का उच्चारण। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपको इनमें से किन्हीं दो के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची, ठीक है, तो यहाँ पे चारों बता देते हैं। विष्णु का हो जाएगा नारायण और केशव। हाथी का हो जाएगा दंती और गज। यमुना का हो जाएगा नदी कालिंदी। मोर का है मयूर शिखी। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया पर्यायवाची शब्द, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से चारों को पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं दो का संधि करना है और उस संधि का नाम लिखना है कि ये किस संधि का है। ठीक है, पहला देखते हैं, लि प्लस आदेश, इसका हो जाएगा लादेश। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे संधि होते हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही संधि पढ़ना है, यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि आपको पढ़ना है, ये होता है यड़ संधि आपको पढ़ना है। तो यानी कि ये चारों यड़ संधि का ही है। ठीक है, ये चारों यड़ संधि का ही है, तो आपको चारों में यड़ संधि ही लिखना है। ठीक है, आपको इस सिलेबस में सिर्फ यड़ संधि ही पढ़ना है, तो ये चारों यड़ संधि का ही है। और देख लेते हैं दूसरा, मात्र प्लस आज्ञा मतलब मात्राज्ञा। तीसरा है प्रति प्लस एकम, इसका हो जाएगा प्रत्येक्यम। चौथा है मधु प्लस अरिह मतलब मध्वारिह। ठीक है, तो ये हो गया संधि विच्छेद, और ये चारों यड़ संधि का ही है, क्योंकि आपको अपने सिलेबस में सिर्फ यड़ संधि ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। ठीक है, ये जो दोनों हैं इनको आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखना है। मति का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा मतये या मत्यय। इनमें ये दोनों सही है, इनमें से कोई भी एक आप लिखिएगा। ठीक है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप एक लिखिएगा। और फल का हो जाएगा फलाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अच्छे से समझ में आया दोनों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख करें। यहाँ पे 4 दिया गया, किसी एक का धातु लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला पठताम का बताऊंगी। पठताम के जो धातु है वो पठ धातु का है। पठताम किस धातु का है, तो वो पठ धातु का है। किस लकार का है, तो वो है लोट लकार। और अगर हम बात करें किस पुरुष का है, तो ये है प्रथम पुरुष का। और अगर हम बात करें वचन का, तो ये द्विवचन का है पठताम। इतना आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।